बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 13। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द सिमेट्रिकल फॉर्म, रिड्यूस इन सिमेट्रिकल फॉर्म फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास दो प्लेन्स का इक्वेशन दे रखा है। पहला प्लेन क्या, एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 5। दूसरे प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6। ये दोनों जो प्लेन है ना, कंबाइंड फॉर्म में किसे रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमें क्या करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉर्म, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अनसिमेट्रिकल फॉर्म से क्या करना है, सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। मान लिया हमने ऐसे, लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन बी, हमने मान लिया कि जो हमारा लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ए बी एंड सी। हमने जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो को क्या मान लिया, ए बी सी। अब इस प्लेन पर, ये जो पहला प्लेन दे रखा है ना, इस प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 माइनस 1 एंड 2। इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 1 एंड 1। अब ये जो लाइन होगा, इन दोनों प्लेन का जो लाइन होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो हमने क्या मान लिया, ए बी सी। तो ये ए बी सी और इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। ये किया है ना हमने एग्जाम्पल नंबर, ये वीडियो नंबर 12 में वही चीज़ किया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 माइनस 1 2। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा, 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन -1 -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 1 -6 और 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 -3 तो +3। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए 1 नहीं, यहाँ पे सी हो गई, सी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए अपॉन -3 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 4। ऐसे मिल गया ना। अब तुम ये बताओ कि ये ए बी सी क्या है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और ये -3 5 एंड 4 क्या है, ए बी सी के प्रोपोर्शनल है। तो ये भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, -3 5 एंड 4। इसका मतलब ये मैंने क्या बोला कि -3 5 एंड 4 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। इसका मतलब कि लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो है। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या मिल गया हमें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या मिल गया, क्या मिल गया, -3 5 एंड 4, ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि वेक्टर पैरेलल टू लाइन, वेक्टर पैरेलल टू लाइन टू द रिक्वायर्ड लाइन। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है, बी। मान लेते हैं कि बी वेक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा, -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब हमें क्या चाहिए, लाइन पर एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए ये दो इक्वेशन काम में आएगा। कॉपी किया हमने, यही है ना हमारे पास दो प्लेन। इसमें हमने क्या किया, पुट z इज इक्वल्स टू 0, z को 0 कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या मिल गया, 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो x अपॉन क्या होगा, 1 एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन क्या होगा, -6
-15 तो +15 और 1 अपॉन क्या होगा 1 + 3। तो x/6 इज इक्वल्स टू -y/9 इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 6/4 तो 3/2 एंड y का वैल्यू क्या मिल जाएगा -9/4 एंड z हमने क्या ले रखा है 0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ 3/2 -9/4 एंड 0। अब क्या चाहिए हो तो क्या हमारे पास क्या चाहिए था लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए था वो भी मिल गया, लाइन पे एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए था वो भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा x - x1, x1 का काम क्या कर रहा है 3/2 अपॉन लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है -3 इज इक्वल्स टू y - y1 क्या काम कर रहा है y1 का -9/4 डायरेक्शन रेशियो क्या है -3 5 एंड 4 तो अपॉन 5 और ये z - z1 तो z/0/4 यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कि ये क्या मिला हमें ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिला जो लाइन ऑफ इन दोनों प्लेन का ये जो दो प्लेन है ना इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का ये इक्वेशन है। समझ में आ रही होगी बात बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है रिड्यूस इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन दे रखा है क्या दे रखा है x - ay - b इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या दे रखा है cy - z प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये दो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है और ये दोनों प्लेन का जो इक्वेशन है साइमल्टेनियसली किसे रिप्रेजेंट करता है लाइन को। ठीक है और ये हम लाइन के इन दोनों प्लेन के साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। हमें किस में कन्वर्ट करना है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बोलने का मतलब क्या है कि हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है ये दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना उसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले मान लेंगे लेट ए बी एंड सी बी द डायरेक्शन रेशियो। लाइन का हमने डायरेक्शन रेशियो मान लिया क्या ए बी सी। अब जो पहला प्लेन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है पहला प्लेन यही है ना x प्लस ऑफ -a। अच्छा यहाँ ए बी सी डी दे रखा है तो हम लोग मान लेते हैं कि लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है ना चेंज कर लेते हैं बिकॉज ए बी सी डी ऑलरेडी यूज़ है। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो को हम LMN मान लेते हैं। ठीक है मान लेते हैं L M एंड N। तो जो पहला लाइन किस फॉर्म में दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है ना प्लस ऑफ 0 × z प्लस ऑफ -b इज इक्वल्स टू 0। तो पहले लाइन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 1 -a एंड 0। दूसरा जो हमारा लाइन प्लेन दे रखा है वो क्या दे रखा है 0 × x प्लस c × y प्लस -1 × z प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 0 c n -1 और हमने लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या लिया LMN। तो क्या हो जाएगा L × 1 प्लस M × -a प्लस n × 0 ये किसके इक्वल होगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला L - AM इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ये हमारे पास पहला इक्वेशन मिल गया। उसके बाद क्या है L × 0 प्लस M × c प्लस n × -1 ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या मिल गया MC - n इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन मिल गया ना।
ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ऐसे मिला ना हमारे पास L माइनस ए एम प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्लस ज़ीरो इंटू एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो इंटू एल प्लस सी इंटू एम माइनस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो एल अपॉन क्या होगा बताओ, ए एंड बस ए होगा, एल अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये एल अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ए होगा या माइनस ए होगा, एल क्या इसको हटाया माइनस ए और यहाँ पे एन। ठीक है, ये एन आ रहा है, दूसरा जो प्लेन दे रखा है वो हमारे पास क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, z इज इक्वल्स टू सी वाई माइनस डी, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, सी वाई माइनस डी प्लस डी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जो यहाँ पे मुझे लग रहा था ना कैलकुलेशन मिस्टेक सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल अपॉन, एल को करेंगे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा और माइनस एम अपॉन क्या हो जाएगा, वन इंटू माइनस वन और एन अपॉन क्या हो जाएगा सी। तो हमें क्या मिला, एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन वन इज इक्वल्स टू एन अपॉन सी। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ए वन एंड सी है ये क्या है, एल एम एन क्या था, लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और एल एम एन के प्रोपोर्शनल क्या है, ए वन सी। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए वन सी। तो हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या मिल गया, क्या हो गया, एक तो ए हो गया, दूसरा क्या हो गया वन एंड सी। अब हमें क्या चाहिए, लाइन पे किसी भी एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए बहुत आसान है, क्या करें, पहला हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, यहाँ पे तो z ऑलरेडी ज़ीरो है, इसमें तो z ऑलरेडी, अच्छा इसमें ज़ीरो नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी, और यहाँ से z क्या हो जाएगा, सी वाई प्लस डी। इसमें तुम क्या करो, पुट y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स वाई जेड में से किसी को भी एक ज़ीरो मान के, अगर हमने y को ज़ीरो माना ना तो फिर हमें x और z का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमने इसमें y को ज़ीरो माना तो x का वैल्यू b मिल गया एंड z का वैल्यू क्या मिल गया, d। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, b y ज़ीरो और z d। तो बस हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है ना हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट आ गया लाइन पे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे लिखेंगे तो x माइनस बी अपॉन डायरेक्शन रेशियो ए, y माइनस बी अपॉन डायरेक्शन रेशियो वन और z माइनस डी अपॉन डायरेक्शन रेशियो सी। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब लाइन जो दे रखा है वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, दो लाइंस दे रखा है, पहला हमारे पास x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और क्या है x प्लस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दो प्लेन का इक्वेशन है, मान लेते हैं ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में लाइन L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे बार में क्या है, x प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या है 3x प्लस नाइन वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो।
ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में ये दोनों प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं कि लाइन L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों लाइंस के बीच एंगल चाहिए। तो अब अगर हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल चाहिए तो फिर हमें लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें लाइन L1 का इक्वेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है और लाइन L2 का भी इक्वेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें लाइन L1 एंड लाइन L2 इन दोनों लाइंस का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो फिर हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों लाइन का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो इक्वेशन मिल जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया कि लाइन L1 और लाइन L2 अगर इसका हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो दोनों के बीच का क्या मिल जाएगा, हमें एंगल मिल जाएगा। मान लेते कि लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिया ABC और लाइन L2 का मान लिया A1 B1। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा C1। सबसे पहला इक्वेशन क्या बनेगा, सबसे पहला इक्वेशन बनेगा A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या बनेगा A प्लस 2B माइनस 2C इज इक्वल्स टू 0। ऐसे बन गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A अपॉन क्या होगा, ये 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, B अपॉन क्या होगा, ये 1 और प्लस 2 और यहाँ पे C अपॉन क्या होगा, ये 2 माइनस 2 तो प्लस 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A अपॉन 2 इज इक्वल्स टू B अपॉन 3 इज इक्वल्स टू C अपॉन 4। तो ये जो 2 3 4 क्या मिला हमें, ये 2 ये 3 ये 4 क्या मिला, ये जो लाइन L1 है ना इसका डायरेक्शन रेशियो मिला। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसके लिए इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, A1 प्लस 2B1 प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या मिलेगा 3A1 प्लस 9B1 प्लस 5C1 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A1 अपॉन 10 माइनस 9 और B1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 और C1 अपॉन क्या मिल जाएगा, ये 9 माइनस 6। तो यहाँ से क्या मिला, A1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन 3। तो फिर ये 1 माइनस 2 और 3 क्या मिला, लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो। अब लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। तो मान लिया हमने लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2। L1 और L2 लाइन्स के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसको हमने थीटा मान लिया। तो फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 और यहाँ पे 1 तो 2 इंटू 1 फिर प्लस 3 इंटू माइनस 2 फिर प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 12 अपॉन 16 9 25 4 29 और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। ठीक है यहाँ तक। तो 12 6 बाद 14 8 8/√29 इंटू √14, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/√29 इंटू √14। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स 8/√29 इंटू 14। तो फाइनली हमें थीटा क्या मिलेगा कॉस इनवर्स 8/√406। यही हमारा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स है। ऑब्ट्यूज चाहिए तो क्या करो, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक था ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसके लिए, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये है टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट। अनसिमेट्रिकल फॉर्म से हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
लाइन को, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नहीं आता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। एक लाइन दे रखा है एंड एक प्लेन दे रखा है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ये हमारा क्या है, प्लेन का इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। कहने का मतलब ये है कि ये प्लेन है और ये मान लो कि ये लाइन है, यहाँ पे कट किया, निकल गया ये, तो ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो तुम टाइम बिंग क्या क्या, टाइम बिंग नहीं, तुम याद क्या रखो कि एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल क्या होता है। बात को सुनना ध्यान से। प्रूफ मैंने क्या बोला, प्रूफ एग्जिस्ट करता है बट मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, प्रूफ आता नहीं है तो मैं डायरेक्ट क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। किसी भी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल बोले निकालने के लिए तो आप क्या करोगे कि लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है, कौन सा है, ये बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है लाइन पे पैरेलल वेक्टर है, और लाइन पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एन वेक्टर है। इसके बीच का एंगल निकाल लो। बट याद रखो कि इस दो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा यूज़ करते हैं ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा। मैं बोल रहा हूँ कि लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो और जो प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, बट कॉस थीटा यूज़ नहीं करना है, साइन थीटा यूज़ करना है, ठीक है। मतलब क्या हम लिखेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल between the line r is equals to a plus lambda b and plane। प्लेन के हमारे पास r वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। इसमें क्या करेंगे हम, कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर डॉट प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ये बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ये हमारा एक्यूट एंगल आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो क्या करोगे, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अगर लाइन और जो प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तुम यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते हो, बात को सुनना ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन क्या होगा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये थीटा पाई बाई टू हो जाएगा तो साइन पाई बाई टू ज़ीरो हो जाएगा। साइन पाई बाई टू ज़ीरो नहीं होता है, साइन पाई बाई टू वन होता है। यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा वो सुनो। अगर ये लाइन है हमारा, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो लाइन पे जो सॉरी प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है और लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है और लाइन पे जो लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। मतलब कि बी वेक्टर और ये एन वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो पहला कंडीशन ये हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन वेक्टर। दो पैरेलल वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना,
पहला कंडीशन। या फिर तुम ऐसे बोल लो कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अगर अगर हमारा प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल हो, मतलब कि ये प्लेन हो और ये लाइन हो, आपस में पैरेलल हो, तो लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है और प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हो गया तो बी डॉट एन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गया ना, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो। ठीक है, ये तो था हमारा वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, हमारे पास लाइन का इक्वेशन ऐसे दे रखा है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का जो इक्वेशन है मान लो ऐसे दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैं अगर बोलूँ कि इस लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, वो एल एम एन है। और इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या, ए बी सी है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल चाहिए तो जो लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है, और जो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर होता है उसके बीच का एंगल निकालना है। बट याद क्या करना है, यूज क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो फिर साइन थीटा क्या होगा, एल इंटू ए प्लस एम इंटू बी प्लस एन इंटू सी अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये एक्यूट एंगल आ गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल, ये परपेंडिकुलरिटी। मतलब कि जो लाइन है ना, जो लाइन है और जो प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर अगर हुआ, मतलब कि ये प्लेन हो गया और ये लाइन हो गया, आपस में अगर ऐसे करके परपेंडिकुलर हुआ 90 डिग्री बनाया, तो फिर क्या हो जाएगा, इस लाइन के जो डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, यही है ना बी वेक्टर। और इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, अगर ये लाइन और ये प्लेन आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो लाइन के डायरेक्शन में ये जो पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर और ये जो एन वेक्टर है ये पैरेलल होगा। तो मतलब कि ये बी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन वेक्टर होगा। और अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हुआ तो इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होगा, एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन बी इज इक्वल्स टू एन अपॉन सी। तो बस यही सिंपल से एक छोटा सा कंडीशन आ गया। फिर क्या है हमारे पास, कंडीशन फॉर
अगर प्लेन और ये लाइन, अगर ये प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल हुआ तो लाइन के जो डायरेक्शन में बी वेक्टर है और प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है ये आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब बी डॉट एन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बी वेक्टर क्या है, यही है ना, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप डॉट एन वेक्टर क्या है, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कंडीशन आएगी और कहीं कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात। सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अभी तक ये जो हमने पढ़ा अभी, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट दो ही बात है, याद रखने वाली बात है। पहली बात क्या कि जब भी हम प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे, ठीक है, तो लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है और प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है, इसके बीच का एंगल निकालना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि हम फॉर्मूला में क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा। बस यही दो बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। बाकी ये सब जो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन, पैरेललिज्म का कंडीशन, ये तो बस सिंपल आईक्यू है, इसमें कोई फॉर्मूला तो रटना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके।